Okay, students, I'm going to start my session. Okay, that is the introduction of mechanics. So, in this session, we will discuss about some important things which are related to mechanics, like their definitions and uh, why we are used mechanics in our engineering. That is, first one is definition of mechanics. Mechanics का मतलब क्या है, या मैकेनिक्स की परिभाषा का मतलब ये है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका डील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, यदि चाहे वो आपका साम्यावस्था में हो या फिर आपको मोशन में हो। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मगर उस पर फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, फोर्स के कंडीशन में, जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो चाहे वो रेस्ट कंडीशन में है या फिर वो मूवेबल है, तो दोनों केस में आपका मैकेनिक्स काम करता है। तो engineering mechanics involve the application of principle of mechanics to solve real time engineering problems. It's also used for the any real time problems। जैसे कि मान लीजिए आपका कार मूव हो रहा है, तो उसमें यदि हमारा कितना फोर्स लग रहा है या फिर कितना स्पीड है उसका, तो ये सब फाइंड करने के लिए भी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक्चुअली ये मैकेनिक्स को दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज स्टैटिक्स एंड नंबर टू इज डायनेमिक्स। ओके, तो स्टैटिक का मतलब है यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तब जब वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, उस पर लगने वाले फोर्स का या उसके उसके मोशन का या उस पर और चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं, मगर कब, जब वो रेस्ट कंडीशन में है, तो इट्स कॉल्ड स्टैटिक्स। What is statics? Statics is the branch of mechanics that deal with the study of objects at rest. Object at rest may or may not be under the influence of forces। हो सकता है कि उनमें फोर्स लगा हुआ भी हो और हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन में हम जो है यदि बात कर रहे हैं और कंडीशन रेस्ट वाली है तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ओके, and next one is dynamics. Dynamics is the branch of mechanics that deal with the study of object in motion and the forces causing such as motion। तो जब हम कभी भी किसी बॉडी को मोशन में लाते हैं, उसमें फोर्स काम कर रहे हैं और वो मोशन में है, गतिमान अवस्था में है, तो यदि हम उस पर स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो कहलाता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स को यहाँ अलग से डिवाइड किया हुआ है। टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स की बात करें so there are two types of another classification of dynamics is that there are two types of dynamics. Number one is kinematics and number two is kinetics। okay, तो काइनेमेटिक का मतलब क्या है? काइनेमेटिक को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी। ठीक है, और काइनेटिक को बोलते हैं गतिकी। तो यहाँ हम जो बात करेंगे बल गतिकी, मतलब काइनेटिक का मतलब है बल गतिकी और काइनेटिक का मतलब है शुद्ध गतिकी। तो काइनेटिक्स का मतलब है, काइनेमेटिक के लिए बात करें, काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यदि हम किसी बॉडी का मोशन, सिर्फ मोशन ही मोशन का स्टडी कर रहे हैं बिना किसी कंसिडरेशन के कि उस पर कोई फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब फोर्स को हमने अलग कर दिया है, हम सिर्फ उसके मोशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके मोशन से रिलेटेड चीजों पर स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ओके, it deals with the space-time relationship of the motion of a body. Some examples of kinematics concepts are displacement, velocity and acceleration। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक आपका कार है और आपका कार मूव कर रहा है। जब आपका कार मूव कर रहा है तो यदि एक जगह पर कार आपका रखा हुआ है, दूसरे वहां से मतलब दूसरा मूव कर रहा है, तो इसे मूव करने में कितना मोशन लिया इसने, कितना डिस्प्लेस किया, कितना वेलोसिटी किया, कितना एक्सेलरेशन लगा। ओके, so similarly again there was some technical error। okay, so in the context of theory of machine, actually it's also used in theory of machine,
context of theory of machine, kinematics is the study of relative motion between different two elements of a machine. Okay, तो इसको हम थ्योरी मशीन के तरीके से डिफाइन करें तो क्या है कि जब हम किसी दो बॉडी में उनके रिलेटिव मोशन के बीच का स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. मैं बोल चुका था कि काइनेटिक्स का मतलब है बल गति की. तो यहाँ गति के लिए हम बात तो करेंगे मगर उस पर लगे हुए फोर्स की बात करेंगे. तो काइनेटिक्स is the branch of dynamics which deals with the study of motion of body by considering the force acting on them. उस पर जो लगने वाले बल हैं उनके साथ ही स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स. नाउ अब आता है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर को बोलते हैं सदिश और अदिश और सदिश राशियां. स्केलर का मतलब होता है अदिश और वेक्टर का मतलब होता है सदिश. ओके, स्केलर मींस अदिश राशियां. तो ये वो राशियां होती हैं जिनके इंडिकेट करने के लिए, जिनको दिखाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है उसके मैग्नीट्यूड की, हमें उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती. ठीक है ना. अब यदि मान लीजिए मैं बोलूँ कि 4 मीटर, तो 4 मीटर क्या है, 4 मीटर में लेंथ बोल दिया, ये स्पेसिफाइड है कि लेंथ 4 मीटर हो गया, मगर ये किधर है डायरेक्शन इसका नहीं पता ना. तो ऐसे केस में हम बोलते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी. जैसे बोला मैंने स्पीड मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड हो गई, मगर ये किस डायरेक्शन में थी जिसकी जरूरत नहीं थी हमें. ठीक है. वही वर्क, मतलब वर्क का मैंने बोला कि इसने 25 किलो जूल वर्क किया, तो वर्क किया मगर वर्क किस डायरेक्शन में किया इसका कोई क्लियर नहीं कहा. तो ऐसे ही तो जैसी क्वांटिटी को हम दिखाते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, तो दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. The physical quantities which are specified with magnitude or size alone are scalar quantities. Okay, they are called scalar quantities. For example, length, speed, work, mass, density, etc. वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर मतलब सदिश राशियां, जहां आपको किसी राशि को इंडिकेट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी आपको इंडिकेशन देना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantities refer to the physical quantities characterized by the presence of both magnitude as well as direction. For example, displacement, force, torque, movement, acceleration, velocity, etc. Okay, तो हम चलते हैं अब आगे. Yes. So now I am discussing about the law of motions. Actually, according to the Newton's, we have to understand these three law of motion which are very important for our mechanics. First one is that there are three law of motion. Number one is that first law of motion, second law of motion, and number three is third law of motion. Okay, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या है ये देखिए समझ लेते हैं. First law means a particle originally at rest or moving in a straight line with constant velocity tends to remain in the state provided the particle is not subjected to an unbalanced force. यदि कोई बॉडी आपका साम्यावस्था में है या स्थिर अवस्था में है या चल रहा है, तो उसकी वो अवस्था तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आप उस पर कोई बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स न लगा दें. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा. तो यही है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ. एंड व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली इट्स द लॉ व्हिच यूज्ड टू डिफाइन द फोर्स ओनली. ठीक है, किसी भी फोर्स को इंडिकेट करनी है. एंड व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द change in momentum is called force. Change in momentum. Okay, again I am explaining again what is force. Force is the change in momentum. कोई पूछता है कि what is the force, तो rate of change of momentum is called force. ठीक है, तो a particle of mass m acted upon by a unbalanced force F experience an acceleration a that has the same direction as the
force and a magnitude that is directly proportional to the force. तो मैं यदि फोर्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि जब कोई बॉडी पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स से उस बॉडी में चेंज आता है. क्या आता है चेंज? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और इट्स आल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम. ओके, the change in momentum is called force. That is our second law of motion. And third law, what is third law? Yes, third law means it's also known as action reaction law. Okay, तो इसको ज्यादातर हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ ही बोलते हैं इसे, थर्ड लॉ को, है ना. तो ये क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के द्वारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स काम करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स. यदि मैं किसी बॉडी को पुश करूं, मैंने 10 किलोमीटर का फोर्स लगाया, तो बॉडी भी अपनी तरफ से एक और फोर्स लगाएगी और वो उसी सेम आपका मोशन का होगा और वो सिर्फ उसी सेम मैग्नीट्यूड का होगा. ठीक है, तो क्या है थर्ड लॉ? The mutual force of action and reaction between two particles are equal, opposite and collinear. क्या होता है? इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर. इक्वल बराबर होता है, अपोजिट विपरीत होता है और कोलिनियर मतलब उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आपने लगाया है. थर्ड लॉ इज बेसिक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स. फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. ओके, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्लियर होना चाहिए कि हमेशा फोर्स पेयर में लगता है और इक्वल एंड अपोजिट लगता है. नाउ I am going to discuss about what the meaning of force, especially force. The force is an important factor in the field of mechanics. It is very important factor in our mechanics, which may be broadly defined as an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion. For example, a horse applies force to pull a cart एंड टू सेट इन द मोशन. एक घोड़ा मान लीजिए और एक कार्ट को, मतलब एक बग्गी को खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है. क्या है? दैट इज फोर्स. फोर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू वर्क अ बाइसाइकिल पंप. यदि मान लीजिए मैं बाइसाइकिल पंप की बात कर रहा हूँ, है ना, आजकल चलता है पंप, आती है ऐसी जिसे बाइसाइकिल से चलाते हैं, वहां भी फोर्स जरूरत होती है इसमें काम करने के लिए. इन दिस केस द फोर्स इज अप्लाइड by the muscular power of the of our arm and shoulders. जब हम उसे चलाते तो हमें अपने शोल्डर्स को या मस्कुलर्स को पावर देनी होती है. दैट इज कॉल्ड फोर्स. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? इफेक्ट ऑफ फोर्स समझिए. अ फोर्स में प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ बॉडी on which it act. Number one is that it may change the motion of body. बॉडी का मोशन चेंज कर सकता है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो चाहे मोशन वाली कंडीशन में हो. ठीक है. नंबर टू इज दैट इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी. यदि बॉडी को मोशन में है तो उसे हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग द फोर्स. इट मे रिटार्ड द फोर्सेज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, thus bringing it in the rest or in equilibrium. यदि मान लीजिए उस पर कोई बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगा होता है, मैं बैलेंस फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? बॉडी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगी, तो वहां भी यूज कर सकते हैं. और इट में गिव राइज टू internal stresses in the body on which it acts. We shall study this effect in the chapter of analysis of perfect frames of this book. तो हम जो ये बात कर रहा है फोर्स की, इसमें क्या होता है जब हमारी बॉडी पर फोर्स उसके लिमिट्स के ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है उसमें स्ट्रेस पैदा होते हैं, चेंज पैदा होते हैं, और चेंज के वो चेंज जो होते हैं उनको हम आगे फ्रेम स्ट्रेस में पढ़ेंगे. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, विशेषता क्या है बल को डिफाइन कैसे करेंगे? सो देर आर 4 वे टू डिफाइन अ फोर्स. नंबर वन इज दैट मैग्नीट्यूड, के फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन का है, 15 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है. नंबर टू, द डायरेक्शन ऑफ लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, किस डायरेक्शन में आपका फोर्स काम कर रहा है. ठीक है. नंबर थ्री, नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स कैसा है.
पुश टाइप है या पुल टाइप है। नंबर 4 दैट द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि कौन सा वो है पॉइंट है जहां पर फोर्स काम करेगा। तो ये चार चीज किसी भी फोर्स के एनालिसिस करने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फोर्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज, ठीक है। तो दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेज मीन्स व्हेन two or more forces act on a body, they are called to form a system of forces. Following system of forces are important from the subject point of view. Number one is that coplanar। coplanar मतलब एक ही तल में काम करने वाले बल, ठीक है, एक ही तल में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ से मैं एक आपके लिए शेप ले लेता हूँ जिससे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ चीज। देखिए हम बात करें, ये मैंने एक मान लीजिए एक रेक्टेंगल शेप लिया और एक मैं इसको बना देता हूँ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड बना देता हूँ मैं इसे। मैं इसे क्यूबॉइड बना देता हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि इंडिकेशन सही हो जाए। देखिए सपोज दैट मैं बात करता हूँ कॉप्लेनर। कॉप्लेनर मतलब हमारे पास एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन पीछे वाला है, एक प्लेन ये वाला है। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस पूरे क्यूबॉइड में हमारे पास 6 प्लेन हैं, ठीक है। इसका बॉटम, इसका टॉप, इसका ये फ्रंट, इसका ये बैक, इसका ये लेफ्ट साइड, इसका ये राइट साइड। तो इसके 6 आपके पास प्लेन्स हैं और कोई फोर्स इन प्लेन्स में काम करता है, ठीक है। कोई दो फोर्स इन प्लेन में काम करते हैं। सपोज दैट एक फोर्स काम कर रहा है आपका यहाँ पर इस प्लेन में, ठीक है, दूसरा काम कर रहा है मान लीजिए इसी प्लेन में यहाँ पर, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में है, बॉटम प्लेन में है। तो दीज आर कॉल्ड कॉप्लेनर फोर्स। दूसरा आता है कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में काम करने वाले, एक ही लाइन में काम करने वाले फोर्स। द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम लाइंस। तो यदि मान लीजिए कि एक फोर्स आपका काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है और एक आपका काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है मगर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। ओके, सो going to share the screen. So there was some technical problem. Okay, yes. So here I have drawn something by using annotates. तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हम यदि बात करें किसकी, कि अब बात करेंगे हम कोलिनियर फोर्स की। तो जो ऐसे फोर्स जो कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो या एक ही लाइन पर हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैं बात करता हूँ कि एक फोर्स है आपका इधर काम कर रहा है,
ठीक है, और इसी लाइन पर दूसरा फोर्स काम करे, ये सब हो सकता है कि अपोजिट हो, इसी लाइन पर काम किया, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर फोर्स। ओके, उसके बाद है कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट पर काम करने वाले फोर्स या एक ही पॉइंट पर मिलने वाले फोर्स, जैसे कि द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट फोर्स। तो कंकरेंट फोर्स अगेन मैं बात करता हूँ कंकरेंट फोर्स की। तो कंकरेंट फोर्स का मतलब क्या है कि जब कोई फोर्स काम करे ऐसे, एक फोर्स हमारा काम कर रहा है मान लीजिए ऐसे, एक फोर्स का मान लीजिए काम कर रहा है हमारा ऐसे, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए ऐसे। तो इस यदि एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट हो गया है ना, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमारे पास बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमारे फोर्स काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, ये फोर्स सी है, तो ये कहलाता है आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, अब आता है कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। कॉप्लेनर मतलब फोर्स आपका एक प्लेन में भी हो और इस तरीके से भी हो, यदि फोर्स का डायरेक्शन का मतलब नहीं है वो सारे एक पॉइंट पे आके मिलते हो, प्लेन उसका एक ही हो, प्लेन उनका एक ही हो, ऐसा उनका मान लीजिए कि वो एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है सारे फोर्सेस, और वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स। दूसरा होता है कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, एक ही प्लेन पर है मगर एक पॉइंट पर आके न मिलते हो। सपोज है जैसे कि ये फोर्स ले लिया मैंने, ये हमारे पास एक प्लेन है, मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन है, और इस प्लेन में मेरे पास फोर्स काम कर रहे हैं, एक यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है, ये फोर्स अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही प्लेन में, मगर क्या है ये दोनों तीनों फोर्स जो है आपस में एक पॉइंट पे आके नहीं मिलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्स, कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। आता है नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये मैं एक और लेता हूँ, इसको प्लान बना देता हूँ इसको, सॉरी कुछ और। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ होता है नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स। मेरे पास मान लीजिए कि दो प्लेन्स हैं ऐसे करके, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए प्लेन ये वाला हो गया, है ना, सपोज दैट इस तरीके से। ये क्यूबॉइड है आपके पास, और अब यहाँ क्यूबॉइड में फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बोला नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स, तो एक फोर्स आपका प्लेन में काम कर रहा है इसमें, मगर पॉइंट ऑफ एक्शन उसका ये वाला है, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है इस प्लेन में और पॉइंट ऑफ एक्शन उसका इसी वाला है, और एक फोर्स काम कर रहा है इस प्लेन में और पॉइंट ऑफ एक्शन उसका ये वाला है। तो ये सारे तीनों फोर्स कहाँ कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इस कॉर्नर पे आके मिल रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स। तो चौथा होता है नॉन कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, न तो वो आपका एक प्लेन में है और ना ही वो एक साथ मिल रहे हैं, तो ऐसे जस्ट लाइक दिस, एक फोर्स यहाँ रहा, एक फोर्स यहाँ रहा, और एक फोर्स यहाँ रहा। तो मैं यदि इन तीनों फोर्स की बात करूंगा 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा आपका नॉन कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। तो ठीक है, ये आज इतने ही हमारे पास जो फोर्स होते हैं जनरली हम यूज करते हैं। ओके, देखिए यहाँ मैंने इंडिकेट किया हुआ है अलग से, कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
यहाँ से आएगा बेटा। यस, ये आपने देखा, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटर मतलब एक प्लेन में काम करने वाले फोर्स हो गए, कोऑर्डिनेटर कंकरेंट एक फोर्स एक प्लेन में ही है मगर दोनों सभी पॉइंट एक ही है इसका। कोलिनियर कोप्लिनर मतलब एक प्लेनर में भी है, कंकरेंट भी है और एक लाइन पे भी काम कर रहे हैं। कोप्लिनर प्लेनर फोर्स एक प्लेन में है और एक पैरेलल फोर्स है ये सारे। कोप्लिनर पैरेलल फोर्स तो एक प्लेन में सारे पैरेलल फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ बीम। और ये आपका है नॉन कोप्लिनर कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल है, प्लेन आपका एक्स वाई जेड जो भी यूज किया है मगर फोर्सेस सारे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। लास्ट में आपका है नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल, तो ना तो ये सारे एक पॉइंट में मिलेंगे और ना ये सारे अलग अलग एक ही प्लान में है, तो ये कहलाएंगे आपका नॉन कोप्लिनर कंकरेंट नॉन पैरेलल। ओके, पैरेलल भी नहीं है सारे। ओके सॉरी। तो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट मीन्स इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज पी क्यू आर एस, बहुत सारे फोर्सेज मान लीजिए किसी एक बॉडी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कोई मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक ये कोई एक बॉडी है, सॉरी, जो मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स काम कर रहे हैं बहुत सारे, एक फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके एक फोर्स, दूसरा काम कर रहा है मान लीजिए ऐसे करके, तीसरा काम कर रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो F1 F2 F3 इन सब बीच का कुछ एंगल भी है। तो अब यदि इन सारे फोर्सेस के साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, then it is possible to find a single force which could replace them, एक ऐसा फोर्स जो इन सारे फोर्स को रिप्लेस कर सके, सेम इफेक्ट जनरेट कर सके बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स एंड गिवन फोर्सेज आर, इसको हम बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉल्ड कंपोनेंट फोर्सेज, ठीक है, जितने सारे फोर्स हैं वो कहलाएंगे रिजल्टेंट फोर्सेज का कंपोनेंट फोर्स। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, उसके लिए हम जाते हैं, देखिए मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली बात करें, सबसे पहला आपका है एनालिटिकल मेथड, दूसरा आपका है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो एनालिटिकल मेथड में हमारे पास दो अप्रोच हैं, फर्स्ट वन इज दैट पैरेललोग्राम, नंबर सेकंड इज दैट मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, एक फोर्स, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम इसको डिफाइन करें तो देखिए क्या होता है, इट स्टेट any two force F1 and force F2 acting simultaneously on a particular point, that is okay, यहाँ पॉइंट पर काम कर रहे हैं, be represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram। ये दो साइड पे, ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनके डायगोनल के इक्वल होगा, ठीक है। their resultant may be represented in the magnitude and direction by the diagonal of parallelogram which passes through their point of intersection, जो कि हम इन दोनों के कटने वाले बिंदु से होके जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला फाइंड करें तो क्या होता है, द आर इक्वल टू, आर मीन्स कैपिटल एफ, आर इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, F1 F2 के बीच का एंगल, ओके, इंडिकेट कर दिया। हाँ, और यदि पूछा है कि इसका F1 से इस F का एंगल कितना होगा, वो होगा आपका tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ओके, तो यहाँ बता दिया मैंने कि F1 F2 क्या है, F1 F2 वो फोर्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, थीटा क्या है उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, और अल्फा क्या है, अल्फा है आपका F1 से जो आपका रिलेटेड उसका एंगल कितना बन रहा है। तो सिर्फ यहीं तक आज हम आपको कर पाएंगे शेयर, रिमेनिंग